जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केपी मिशन सिलेक्शन पर। दोस्तों, अगर आप यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस या किसी भी यूपी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले इतिहास के ऐसे क्वेश्चंस जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और जिनसे आप 30 में से 30 नंबर निकाल सकते हैं। आज की क्लास में हम सवाल को स्मार्ट तरीके से समझेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन पढ़ सीखेंगे और ऐसे फैक्ट्स पढ़ेंगे जो एग्जाम में कभी मिस नहीं होते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है क्या? हमारा टॉपिक है मौर्य उत्तरकाल। मौर्य उत्तरकाल से पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय हिंद यवन को दिया जाता है। किसको? इंडो ग्रीक्स यानी हिंद यवन को दिया जाता है, क्योंकि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया गया किसको? हिंदवयन शासकों को दिया गया। और इनमें मिनांडर सबसे प्रमुख था। इसमें कौन प्रमुख था? तो इसमें मिनांडर जो था सबसे प्रमुख था। आप लोग याद रखिएगा कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय हिंदवान को दिया था। और इसमें सबसे प्रमुख कौन था? तो मिनांडर जो था सबसे प्रमुख था। हालांकि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने किया और सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के गुप्तों में जारी किए थे, लेकिन भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय हिंदवोमन को दिया जाता है। तो आप लोग एक बार बात ये भी समझ लीजिएगा कि शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए थे। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने। और सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के गुप्तों ने किए थे। किसने? आप लोग ये समझ लीजिएगा, गुप्तों ने किए थे। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कनिष्क ने किस संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में की थी जो आज भी भारत सरकार द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में की थी, जो आज भी भारत सरकार द्वारा क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। क्योंकि कुषाण शासक कौन था? कनिष्क था। आप लोग याद रखिए, कुषाण शासक कौन था? कनिष्क। किस वंश का था? कुषाण वंश का था कनिष्क। क से कुषाण, क से कनिष्क, याद रखिएगा। तो कुषाण शासक कनिष्क ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में 78 ईस्वी में कौन सा संवत चलाया? शक संवत चलाया। इसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस कैलेंडर के रूप में? इसे भारतीय सरकार द्वारा, मतलब भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस रूप में? तो राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच का संवाद है? तो मिलिंद पन्नो और राजा मिलिंद और नागसेन बौद्ध भिक्षु के बीच का संवाद है। किसके बीच का संवाद है? मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद और नागसेन बौद्ध भिक्षु के बीच का संवाद है। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, ये जो ग्रंथ है हिंद यमन राजा मिलांडर यानी मिलिंदा और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच प्रशस्तर के रूप में है। इस संवाद के बाद मिलिंद ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अच्छा, जब ये आप लोगों का क्या बोलते हैं, हिंद वमन के बाद राजा मिनांडर मतलब मिलिंदा और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच प्रशस्तर के रूप में है, क्योंकि इस संवाद के बाद मिलिंद ने क्या किया था, जबकि वो किस ग्रंथ का? हिंद वमन, राजा मिलिंद हिंद वमन का था। फिर आगे चल के जब नागसेन के साथ उसने अपना संवाद किया, तो फिर वो नागसेन जो कि था बौद्ध धर्म था, बौद्ध भिक्षु था। क्या था? बौद्ध। नागसेन था जो बौद्ध था, बौद्ध धर्म का। और मिलिंद पन्नो जो हिंद वमन का राजा था। तो फिर जब इससे संवाद किया तो फिर मिलिंद पन्नो ने भी क्या किया? मिलिंद पन्नो ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया। आप लोग याद रखिएगा, जब इससे अपना मतलब संवाद करने के बाद फिर मिलिंद ने बौद्ध धर्म अपना लिया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कनिष्क की प्रथम राजधानी कहाँ स्थित थी? तो कनिष्क की प्रथम राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर में स्थित थी। कहाँ स्थित थी? पुरुषपुर यानी पेशावर में स्थित थी। कनिष्क की पहली और मुख्य राजधानी कौन सी थी? तो कनिष्क की पहली, ये भी पूछ सकता है, कनिष्क की पहली और मुख्य राजधानी, ये जरूर पूछेगा। मुख्य राजधानी कौन सी थी? तो कनिष्क की पहली और मुख्य राजधानी पुरुषपुर यानी वर्तमान में पेशावर, जो कि कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? पाकिस्तान में स्थित है। आप लोग याद रखिएगा।
और इसकी एक और राजधानी है जो कि कहाँ है, मथुरा। कहाँ गया, कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा है, ये वाला, ये सेकंड है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ये सेकंड राजधानी है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधार कला शैली किन दो कलाओं का मिश्रण है? तो गांधार कला शैली जो है भारत यूनानी दो कलाओं का मिश्रण है। भारत यूनानी दो कलाओं का मिश्रण है गांधार कला शैली जो है। गांधार कला में जो है भारतीय विषयों को यूनानी तकनीक से उकेरा गया है। गांधार कला में भारतीय विषयों को यूनानी तकनीक से पिरोया गया है, मतलब यूनानी तरीके से इसको उस रंग में पिरोया गया है। ये आप लोग ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि गांधार कला शैली किन दो कलाओं का मिश्रण है? तो गांधार कला शैली जो है भारत यूनानी कलाओं का मिश्रण है। आप लोग याद रखिएगा। इसमें एक बात और आप लोग याद रखिएगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेलेनिस्टिक आर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलेनिस्टिक आर्ट। हेलेनिस्टिक हेलेनिस्टिक आर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, आर्ट, हेलेनिस्टिक आर्ट। और इसमें क्या था ना कि इसमें बुद्ध की मूर्तियां अक्सर यूनानी देवता यानी अपोलो जैसी दिखती थी। किसकी जैसी दिखती थी? अपोलो जैसी दिखती थी बौद्ध जी की मूर्तियां, अपोलो जैसी। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान चरक किसके राज्य वैद्य थे? तो प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान चरक जो हैं कनिष्क के राजदूत थे। किसके राजदूत थे? कनिष्क के राजदूत थे, क्योंकि चरक कनिष्क के राज दरबारी चिकित्सक थे। कनिष्क जो हैं चरक के राज दरबारी चिकित्सक थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता की रचना भी की थी। जो कनिष्क हैं ये किसकी रचना की थी? चरक संहिता की। ये हमेशा पूछता है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है होमगार्ड में, तो कंपलसरी है कि आ जाए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कि कनिष्क ने प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता की रचना की है। आयुर्वेद में प्रसिद्ध ग्रंथ जो है चरक संहिता की रचना की है। और ये चरक जो है कनिष्क के राज दरबारी चिकित्सक भी थे। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कलिंग के राजा खारवेल का संबंध किस वंश से था? तो कलिंग के राजा खारवेल का संबंध जो है चेदी वंश से था। किस वंश से था? चेदी वंश से था, क्योंकि जो राजा खारवेल थे ना, कौन राजा खारवेल हैं, वो उड़ीसा के चेदी या महामेघवान वंश के थे। उड़ीसा के चेदी, चेदी वंश कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, और महामेघवान वंश के थे। अगर चेदी वंश नहीं दिया रहेगा, अगर पूछ देगा कलिंग के राजा खारवेल का संबंध किस वंश से था, अगर मान लीजिए चेदी वंश नहीं है तो आप लोग महामेघवान वंश लगा दीजिएगा, महामेघवान वंश। ठीक है, अगर ऑप्शन में देगा तो महामेघवान वंश लगा दीजिएगा। चेदी नहीं देगा तब, वरना चेदी ही लगाइएगा अगर चेदी दिया रहेगा। अगर चेदी नहीं है तो महामेघवान वंश लगा दीजिएगा। ठीक है, और उनके बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत कौन सा अभिलेख था? तो हाथी गुम्फा अभिलेख था। ये जैन धर्म के महान संरक्षक थे। जो कलिंग के राजा खारवेल थे, इनका जो संबंध था कि किस ग्रंथ से, किस धर्म से था? जैन धर्म से था। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और ये भी पूछ देगा कि किस अभिलेख से था, तो किस अभिलेख से था? हाथी गुम्फा अभिलेख से था। किससे था? हाथी गुम्फा अभिलेख से था। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था, कलिंग के राजा खारवेल का संबंध किस वंश से था? तो चेदी वंश से था। अगर चेदी वंश नहीं दिया रहेगा, महामेघवान वंश दिया है तो महामेघवान वंश लगा दीजिएगा। चेदी वंश कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। खारवेल वंश का संबंध किस धर्म से था? तो खारवेल का संबंध जो है जैन धर्म से था। और किस अभिलेख से था? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक जो है पुष्यमित्र शुंग था। कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। ये पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी।
पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर 185 ईसा पूर्व में। किसमें? 185 ईस्वी में। ठीक है। किस वंश की स्थापना की थी? शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इसके हत्या के बाद। ठीक, तो पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर 185 ईसा पूर्व में किस वंश की स्थापना की? शुंग वंश की स्थापना की। यह एक कैसा राजवंश था? यह एक जो राजवंश था, ब्राह्मण राजवंश था। कौन सा राजवंश था? ब्राह्मण राजवंश था। ठीक है, ये कैसा राजवंश था? तो ब्राह्मण राजवंश था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस सातवाहन राजा ने दक्षिणापति की उपाधि धारण की थी? तो दक्षिणापति की उपाधि सातकर्णी प्रथम ने धारण की थी। किसने धारण की थी? सातकर्णी प्रथम ने। आप लोग ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि सातकर्णी प्रथम जो है किस सातवाहन वंश का पहला जो है शक्तिशाली शासक था। सातकर्णी प्रथम किस वंश का था? तो सातवाहन वंश का पहला शासक था। फर्स्ट एम्पायर या शासक क्या था? सॉरी, सातकर्णी प्रथम जो है किस वंश का था? सातवाहन वंश का फर्स्ट शासक। ठीक है, जिसने अपनी शक्ति का विस्तार दक्षिण भारत में किया। कहाँ पर किया? अपने शक्ति का विस्तार कहाँ किया बच्चे? दक्षिण भारत में। ठीक है, अपने शक्ति का विस्तार दक्षिण भारत में किया, इसीलिए इसे किसकी उपाधि दी गई? दक्षिणापति की उपाधि दी गई। किस वंश में? सातवाहन वंश में। और सातकर्णी प्रथम जो राजा थे, इनको किसकी उपाधि धारण की गई थी? सातवाहन राजा ने दक्षिणापति की उपाधि धारण की थी। वो किस वंश के थे? सातवाहन वंश के थे। और किस सातवाहन राजा ने दक्षिणापति की उपाधि धारण की थी? तो सातकर्णी प्रथम जो थे सातवाहन राजा ने दक्षिणापति की उपाधि धारण की थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कुषाण वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? तो कुषाण वंश का सबसे महान शासक जो थे कनिष्क थे। कौन थे? कुषाण वंश के कनिष्क थे। क से कुषाण, क से कनिष्क। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाता है तो कुछ लोग लगा देते हैं कुजुल कट विशेष। ठीक है, लेकिन इसमें आप लोग गड़बड़ मत होइए। क से कुजुल तो क से कुषाण, ऐसा ना कीजिएगा। क से कुषाण तो क से कनिष्क। ठीक है, तो कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन था? कनिष्क था। ठीक है, और कनिष्क ने न केवल साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि बौद्ध धर्म के प्रचार और कला संस्कृति यानी गांधार और मथुरा शैली को अत्यधिक बढ़ावा भी दिया। ठीक है, इन्होंने केवल साम्राज्य का विस्तार नहीं किया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने साम्राज्य विस्तार ही नहीं किया है बल्कि बौद्ध धर्म का क्या किया है? बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार भी किया है। ठीक है, अब ये जरूर याद रखिएगा कि जो कुषाण वंश का सबसे महान शासक था कनिष्क, उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार ही नहीं किया बल्कि बौद्ध धर्म के प्रचार और कला संस्कृति हमारी किस शैली में थी? तो गांधार और मथुरा शैली में थी। उसको क्या किया? बहुत अत्यधिक बढ़ावा दिया। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस शक शासक ने करवाया था? तो जूनागढ़ शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील का पुनरुद्धार जो है रुद्रदामन प्रथम शक शासक ने करवाया था। किसने करवाया था? रुद्रदामन प्रथम शक शासक ने करवाया था। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। जो जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार भारी वर्षा के कारण सुदर्शन झील का बांध टूट गया था, जिससे शक राजा रुद्रदामन प्रथम ने बिना बेगार यानी बिना मजदूरी लिए अपने व्यक्तिगत कोष से ठीक करवाया था। तो जो जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार आप लोग ये ध्यान से भी सुन लीजिएगा, मतलब जो मैंने बोला है, भारी वर्षा के कारण सुदर्शन झील का क्या हुआ? बांध टूट गया। किस झील का? सुदर्शन झील का। ठीक है, किस कारण हुआ था? भारी वर्षा के कारण। किस कारण? भारी वर्षा के कारण। ठीक है, तो सुदर्शन झील का क्या हुआ? बांध टूट गया, जिससे शक राजा रुद्रदामन
शक राजा, ये कौन थे? शक वंश, शक राजा, ठीक है। शक राजा रुद्रदामन प्रथम ने बिना बेगार मतलब बिना मजदूरी लिए, क्या लिए? बिना बिना मजदूरी लिए, ठीक है, बिना मजदूरी लिए अपने व्यक्तिगत कोष से क्या करवाया? ठीक करवाया था, ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस शासक ने किया था? तो रुद्रदामन प्रथम ने जो है सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे जो कनिष्क के दरबार को सुशोभित करते थे? तो बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष जो है कनिष्क के दरबार को क्या करते थे? सुशोभित करते थे। तो अश्वघोष कनिष्क के क्या थे? राजकवि थे। जो अश्वघोष थे वो कनिष्क के क्या थे? राजकवि थे। आप लोग याद रखिएगा ये बात, ठीक है। अश्वघोष जो है कनिष्क के क्या थे? राजकवि थे। तो उन्होंने क्या किया? बुद्ध चरित्र को बौद्धों की रामायण भी कहा जाता है। बुद्ध चरित्र को हम क्या कहते हैं? बौद्धों की रामायण भी कहा जाता है। बुद्ध चरित्र को हम क्या कहते हैं? बौद्धों की रामायण भी कहते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है, तो बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे जो कनिष्क के दरबार को सुशोभित करते थे? तो बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष थे जो कि कनिष्क के दरबार को क्या करते थे? सुशोभित करते थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश की राजकीय भाषा क्या थी? तो सातवाहन वंश की राजकीय भाषा प्राकृत थी। क्या थी? प्राकृत थे, क्योंकि सातवाहनों ने अपने राजकीय कार्यों के लिए प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया। ये भी पूछ लेगा, सातवाहन वंश की राजकीय भाषा प्राकृत थी और लिपि कौन सी थी? तो लिपि जो थी, लिपि कौन सी थी? लिपि हमारी ब्राह्मी थी, ठीक है। लिपि हमारी कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन जो है नागार्जुन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। नागार्जुन जो किसके दरबार में थे? तो नागार्जुन जो है कनिष्क के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। उन्होंने अपनी पुस्तक माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रस्तुत किया था। ये जो नागार्जुन थे कनिष्क के दरबार में थे और इन्होंने ये अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक? उनकी पुस्तक का नाम क्या था? उनकी पुस्तक का नाम माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत कौन सा था? सापेक्षता का सिद्धांत, ठीक है। स्पेस नहीं है बेटा। सापेक्षता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रस्तुत किया था, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? भारत का आइंस्टीन कहा गया। नागार्जुन को हम लोग क्या कहते हैं? भारत का आइंस्टीन। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हेलियोडोरस का बेस नगर स्तंभ लेख किस देवता को संबंधित है? तो हेलियोडोरस का बेस नगर स्तंभ लेख जो है वसुदेव विष्णु देवता को क्या है? समर्पित है। वसुदेव विष्णु देवता को समर्पित है, ठीक है। कि जो यवन दूत यानी हेलियोडोरस ने विदिशा यानी एमपी में एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। यवन दूत हेलियोडोरस, ये हेलियोडोरस किस दूत थे? कौन सा दूत थे? यवन दूत के। यवन दूत हेलियोडोरस ने विदिशा यानी मध्य प्रदेश में एमपी में, ठीक है, एमपी में एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। क्या किया? गरुड़ स्तंभ स्थापित किया, ठीक है। गरुड़ स्तंभ स्थापित किया और भागवत धर्म स्वीकार किया। कौन सा धर्म स्वीकार किया? भागवत धर्म स्वीकार किया और भागवत धर्म स्वीकार किया। यह वासुदेव विष्णु भगवान को समर्पित है। यह वासुदेव किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। हेलियोडोरस जो है यवन दूत के विदिशा यानी एमपी में एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किए
और भागवत धर्म स्वीकार किए। कौन सा धर्म स्वीकार किए? भागवत धर्म स्वीकार किए। और हेलियोडोरस का बेसनगर स्तंभ लेख जो है वसुदेव विष्णु को समर्पित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों ने सबसे अधिक किस धातु के सिक्के जारी किए थे? तो सातवाहनों ने सबसे अधिक जो है सीसा धातु के सिक्के जारी किए थे। किस धातु के? लीड यानी सीसा धातु के सिक्के जारी किए थे। तो जैसे कि सातवाहन वंश के जितने शासक ने सोने के सिक्के नहीं चलाए, जो सातवाहन वंश के शासक उन्होंने सोने के सिक्के नहीं चलाए, उन्होंने मुख्य रूप से सीसा, तांबा और पोटीन के सिक्के जारी किए। कौन कौन से सिक्के जारी किए? सातवाहन वंश के सीसा, तांबा और लास्ट कौन सा है? पोटीन के सिक्के जारी किए। ठीक है, तो सातवाहनों ने सबसे अधिक किस धातु के सिक्के जारी किए? सीसा, तांबा और पोटीन के सिक्के जारी किए। तो सबसे अधिक पूछेगा तो सीसा। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, चौथी बौद्ध संगीति यानी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ आयोजित हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति जो है कुंडवन कश्मीर में हुई थी। कहाँ हुई थी चौथी बौद्ध संगीति? कुंडवन यानी कश्मीर। यह जो है कनिष्क के शासन काल में हुई थी। किसके शासन काल में हुई थी चौथी बौद्ध संगीति? कनिष्क के शासन काल में हुई थी। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पूछ देगा कि चौथी बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ? चौथी बौद्ध संगीति जो है कनिष्क के शासन काल में हुआ। और कहाँ आयोजित हुआ था? तो कुंडवन यानी कश्मीर में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। अगर अध्यक्ष पूछ लेगा तो इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। और अगर उपाध्यक्ष पूछ देगा तब तो इसके उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष थे। कौन थे? अश्वघोष। ठीक है, इसके अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। इसी संगति में बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बट गया। वो दो भाग कौन कौन से थे? हीनयान और कौन सा? एक महायान। ठीक है, पूछ सकता है क्वेश्चन, हीनयान और महायान कौन सी बौद्ध संगति में बटी थी? तो हीनयान जो महायान चौथी बौद्ध संगति में बटी थी। और चौथी बौद्ध संगति कब के शासन काल में हुआ था? तो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। इसके उपाध्यक्ष कौन थे? इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। कौन था? अश्वघोष थे। और इसी के शासन काल में हमारा बौद्ध धर्म जो था हीनयान और महायान दो भागों में बट गया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। कितने अश्वमेध यज्ञ थे? 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। एक जो था अयोध्या अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र सिंह ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, जिनके पुरोहित कौन थे? व्याकरणविद पतंजलि थे। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। यह किस अभिलेख से पता चलता है? तो अयोध्या के अभिलेख से पता चलता है। किस अभिलेख से? अयोध्या अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। और इसके पुरोहित कौन थे? इसके पुरोहित जो थे व्याकरणविद पतंजलि थे। कौन थे? पतंजलि थे। ठीक है, पतंजलि थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अमरावती कला शैली का विकास किस वंश के संरक्षण में हुआ? तो अमरावती कला शैली का विकास जो था सातवाहन वंश में हुआ। किस वंश में हुआ? सातवाहन वंश में हुआ। यह शैली जो है दक्षिण भारत में कृष्णा गोदावरी घाटी में फली फूली है। यह जो शैली है अमरावती कला शैली जो है दक्षिण भारत में, किस भारत में? दक्षिण भारत में। ठीक है, दक्षिण भारत में कृष्णा गोदावरी घाटी में फली फूली है। कहाँ पर? कृष्णा गोदावरी में। ठीक है, कृष्णा गोदावरी में फली फूली। इसमें क्या मुख्य रूप से सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। इसमें क्या किया गया है? अमरावती कला शैली में सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? सफेद संगमरमर का। ठीक है, संगमरमर का। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की थी? तो माध्यमिक सूत्र की रचना जिसमें सापेक्षता का सिद्धांत मिलता है, ये आप लोगों को मैं आगे क्वेश्चन पढ़ाई हूँ। तो माध्यमिक सूत्र की रचना जो है
नागार्जुन ने की है। किसने की है? नागार्जुन ने की है। इसमें क्या मिलता है? सापेक्षता का सिद्धांत मिलता है। ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू दिस क्वेश्चन। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन नियमित रूप से करवाया? तो जो विम कड़फिसेस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण मुद्राओं का क्या किया? प्रचलन नियमित रूप से करवाया। कुषाण शासक ने क्या किया? सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन नियमित रूप से कराया। तो वो कुषाण शासक कौन सा था? तो कुषाण शासक किम विम कड़फिसेस। कुजुल कड़फिसेस ने क्या किया था? केवल तांबे के सिक्के चलाए थे। ये भी क्वेश्चन अगर पूछ दिया तो कुजुल कड़फिसेस ने कौन से सिक्के चलाए? तो तांबे के सिक्के चलाए। ठीक है, तांबे के सिक्के। ठीक है, लेकिन विम कड़फिसेस ने जो भारत में सोने के सिक्कों का नियमित प्रचलन शुरू किया। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, गाथा सप्तशती नामक प्रसिद्ध प्राकृतिक ग्रंथ की रचना किस सातवाहन राजा ने की थी? तो हाल ने जो है गाथा सप्तशती नामक प्रसिद्ध प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की, जो कि हाल जो है सातवाहन राजा ने की थी। किस सातवाहन राजा ने की थी? तो हाल सातवाहन राजा ने की थी। ठीक है, तो जो राजा हाल थे इन्होंने सातवाहन वंश का एक विद्वान शासक थे। किस वंश के थे? मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछ भी दे रहा है अभी ये सातवाहन राजा तो नहीं दे तो अपने समझ नहीं पाएंगे किस वंश के थे। सातवाहन वंश के थे। ठीक है, सातवाहन वंश के थे, जिसने क्या किया? प्रेम कविताओं का संग्रह गाथा सप्तशती लिखा है। हाल ने क्या लिखा है? प्रेम कविताओं का संग्रह गाथा सप्तशती लिखा है। ठीक है, तो गाथा सप्तशती नामक प्रसिद्ध प्राकृतिक ग्रंथ की रचना हाल सातवाहन राजा ने की थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कनिष्क ने पाटलिपुत्र से किस दार्शनिक और सोने का भिक्षा पात्र प्राप्त किया था? तो कनिष्क जो है पाटलिपुत्र में अश्वघोष दार्शनिक और सोने का भिक्षा प्राप्त किया था। अशोक दार्शनिक और सोने का भिक्षा प्राप्त किया था। कि जो देखो मगध पर जब आक्रमण के बाद कनिष्क वहां से क्या हुआ? प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष और बुद्ध का भिक्षा पात्र साथ ले गया। यानी मगध पर आक्रमण हो चुका था, उसके बाद कनिष्क यहाँ से प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष और बुद्ध का भिक्षा पात्र साथ ले गए। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्ण वंश का संस्थापक वसुदेव थे। कौन थे? वसुदेव जी कर्ण वंश के संस्थापक थे। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा क्वेश्चन। और वसुदेव ने शुंग वंश के अंतिम देवभूत राजा देवभूति की हत्या कर 73 ईस्वी में कर्ण वंश की स्थापना की। वसुदेव ने सब लोग हत्या ही करके क्या किए? आगे बढ़े हैं इसमें। कहीं वो बिहद्रथ ने उसकी हत्या कर दी तो अब जाके उसकी स्थापना की। अब इसने इसने भी क्या किया है? वसुदेव ने भी शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे? अंतिम राजा देवभूति। ठीक है, देवभूति की हत्या कर कौन सी ईसा पूर्व 73 ईसा पूर्व में 73 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना की। ठीक है, तो कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव थे। एक क्वेश्चन आप लोग का पीछे छूट गया था, मैं पढ़ रही हूँ। रोम से होने वाले व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र दक्षिण भारत में कौन सा था? तो रोम से होने वाला व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र दक्षिण भारत में अरिकामेडु था। कौन था? अरिकामेडु था। कौन था? अरिकामेडु था। ठीक है, तो पुडुचेरी के पास स्थित अरिकामेडु एक प्रमुख प्राचीन बंदरगाह था। अरिकामेडु जो था कौन सा प्राचीन बंदरगाह था? ये पुडुचेरी के पास स्थित है। अरिकामेडु कहाँ स्थित है? पुडुचेरी के पास स्थित जो अरिकामेडु का प्रमुख प्राचीन बंदरगाह था, जहां से भारी मात्रा में रोमन सिक्के और बर्तन प्राप्त हुए थे। क्या क्या प्राप्त हुए थे भारी मात्रा में? रोमन सिक्के और क्या प्राप्त हुआ था?
बर्तन। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रसिद्ध व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो प्रसिद्ध व्याकरणविद पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग वंश के समकालीन थे। ठीक है, तो प्रसिद्ध व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? प्रसिद्ध व्याकरणविद पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग वंश के समकालीन थे। ठीक है बेटा, प्रसिद्ध व्याकरणविद पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग वंश के समकालीन थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, रेशम मार्ग सिल्क रोड पर नियंत्रण रखने वाला सबसे प्रसिद्ध भारतीय शासक कौन सा था? तो रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला सबसे प्रसिद्ध भारतीय शासक कनिष्क थे। कौन थे? कनिष्क थे। ये कनिष्क ने क्या किया था? मध्य एशिया से होकर गुजरने वाले सिल्क रूट पर नियंत्रण कर लिया था। कहाँ से होने वाले? मध्य एशिया से। मध्य एशिया से होकर गुजरने वाले सिल्क रूट को, किस रूट को? सिल्क रूट को। सिल्क रूट को क्या किया था? सिल्क रूट पर नियंत्रण कर लिया था, जिससे उसके साम्राज्य को क्या हुआ? भारी टैक्स यानी चुंगी प्राप्त हुआ। क्या करना पड़ा? उनके साम्राज्य पर भारी टैक्स दिया, भारी टैक्स हुआ। ठीक है, भारी टैक्स। ठीक है, तो रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध भारतीय शासक कौन सा था? तो कनिष्क थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का वह शासक कौन था जिसने वेदकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो सातवाहन वंश का वह शासक है गौतमीपुत्र सातकर्णी। कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है सातवाहन वंश का वह शासक है जिसने वेदकंटक स्वामी की क्या की थी? उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? वेदकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, लेकिन ये भी बात आप लोग जान लीजिए, इसे क्या कहते हैं? सातवाहन वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। इसने शासक नहपान को हराया था। और इसने किस शासक को हरवाया था? इसने जो है शासक नहपान को क्या किया था? हराया था। और हमारा अगला क्वेश्चन है, मथुरा कला शैली में मुख्य रूप से किस पत्थर का प्रयोग किया गया है? तो मथुरा कला शैली में मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर यानी रेड सैंड स्टोन, इसका लाल बलुआ पत्थर यानी रेड सैंड स्टोन का प्रयोग किया गया है। ये मथुरा शैली जो है पूर्णतः क्या है? स्वदेशी थी। इसमें लाल चित्तीदार बलुआ पत्थर का भी प्रयोग किया गया है। मुख्य रूप से मथुरा शैली जो है स्वदेशी थी। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व यानी बीसी में विक्रम संवत की शुरुआत। इसकी शुरुआत कहाँ स्थानीय राजा शासकों पर विजय उपलक्ष्य में की गई थी? उज्जैन के एक स्थानीय राजा यानी शकों पर विजय के उपलक्ष्य में की गई थी। किसके उपलक्ष्य में? शकों के उपलक्ष्य में की गई थी। ठीक है, किसके उपलक्ष्य में? शकों। ठीक है, शकों पर विजय के उपलक्ष्य की गई थी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, सूची फर्स्ट को सूची थर्ड से सम्मिलित कीजिए। 20 क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है। नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो सूची फर्स्ट हमारा क्या है? शासक यानी विद्यमान है, शासक है। और सूची सेकंड में क्या है? उपाधि, उनकी विशेषताएं, उनकी रचना है। तो पहला क्या है? कनिष्क। कनिष्क जो है, कनिष्क की रचना क्या है? देवपुत्र। ठीक है, गौतमी सातकर्णी की वेदकंटक स्वामी है। रुद्रदामन प्रथम की गिरनार अभिलेख है। नागार्जुन के माध्यमिक सूत्र है। ठीक है, कौन है? माध्यमिक सूत्र हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या है इसमें? हमारा ऑप्शन है ए का 2, बी का फर्स्ट, ए का 2, बी का फर्स्ट। ठीक है, हमारा ऑप्शन ये अवेलेबल है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में हमने पढ़े इतिहास के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस के एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। अगर आपको ये क्लास समझ आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही एग्जाम लेवल एमसीक्यू, शॉर्ट ट्रिक्स और रिपीट क्वेश्चंस को चलाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि अगली क्लास में हम लेकर आएंगे
और भी ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपकी सिलेक्शन को और भी करीब ले जाएंगे। तैयारी करते रहिए, मेहनत अभी बेकार नहीं जाती। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।